नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 9 जनवरी 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, उसका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डेली 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज कौन सा दिन है? आज है 9 जनवरी 2025। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का डे किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना, आज ही के दिन आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर आप लोग इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो किसका आता है? महात्मा गांधी जी का। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री विदाउट महात्मा गांधी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, मैक्सिमम महात्मा गांधी जी से ही पूछे जाते हैं। तो याद रखना, हुआ क्या था एक्चुअल में, आप लोगों ने पढ़ा होगा महात्मा गांधी जी के बारे में। 2 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? उनका बर्थडे मनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है। तो याद रखना, जो महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म होता है। ठीक है, 2 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? तो इंटरनेशनल पीस डे भी बनाते हैं, ध्यान रखना। और इनकी डेथ कब होती है? तो यानी इनका जो असैसिनेशन होता है वो कब किया जाता है, कब इनको मारा जाता है? तो याद रखना 30 जनवरी 1948। ठीक है, और किसके द्वारा होता है? तो आप लोगों को पता होगा कौन था, तो नाथूराम गोडसे। ठीक है, अब समझना कि ऐसा क्या हुआ इनके जीवन में कि ये हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हमारे सामने आए। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री में ये चीजें पढ़ा चुका हूं, फिर भी जस्ट एक बार ध्यान से समझना कि हुआ क्या था कि उस समय जब इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चल रही थी, जब कांग्रेस बनी हुई थी यहाँ पे, तो कांग्रेस में शुरू में कैसे लोग थे? तो मॉडरेट लोग थे। तो हमने पढ़ा था कांग्रेस का फर्स्ट फेज वाज मॉडरेट फेज, है ना। फ्रॉम 1885 जब वो फॉर्म होती है, बनती है, तब से लेकर 1905, ठीक है, 1905 से 1917 के टाइम पीरियड को हमने पढ़ा था एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट फेज के नाम से। उसके बाद 1917 से 1947 तक के फेज को हमने पढ़ा था गांधीयन फेज। और उस गांधीयन फेज में गांधी जी की एंट्री होती है कब? 1915 में। तो ऐसा क्या हुआ था कि गांधी जी को हमारी पॉलिटिक्स में या हमारी इंडियन स्ट्रगल में आना पड़ा? तो बेसिकली गांधी जी जो थे वो एक अमीर फैमिली से थे, वो एक अच्छे पढ़े लिखे लोग इंसान थे, ब्रिटेन से अपनी लॉ की डिग्री करके आ चुके थे। होता क्या है समझना, होता क्या है 1893 के अंदर वो चले जाते हैं कहां पर? साउथ अफ्रीका। तो पहला क्वेश्चन आता है कि वो अफ्रीका गए ही क्यों थे? तो याद रखना, साउथ अफ्रीका जाने का रीजन ये था कि एक पर्सन था दादा अब्दुल्ला, ठीक है, पूरा नाम इनका दादा अब्दुल्ला जावेरी है। ठीक है, इनका केस लड़ने के लिए, ये एक मर्चेंट यानी कि कह सकता हूँ एक ट्रेडर थे गुजरात के, इनका केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी वहां जाते हैं क्योंकि गांधी जी लॉयर थे। और जब गांधी जी वहां जाते हैं तो उसी समय क्या होता है कि गांधी जी एक दिन जा रहे होते हैं ट्रेन में, कहां से कहां तक? याद रखना 1893 का टाइम पीरियड था। गांधी जी बैठते कहां पर? डरबन से, और जा रहे होते हैं कहां पे? प्रिटोरिया। ठीक है, तभी रास्ते में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कहा जाता है पीटर मैरिजबर्ग। तो होता क्या है कि जो ब्रिटेन वाले थे, जो ब्रिटिशर्स, आपने देखा होगा उनका कलर थोड़ा सा व्हाइट होता है, और हमारे यहाँ पर जो हमारा कलर होता है वो क्या होता है? ब्लैक होता है, यानी कि ब्राउन कह देते हैं हम अपने आप को, है ना। तो होता क्या है कि जो व्हाइट और जो ब्लैक का जो डिस्क्रिमिनेशन था, जिसको हम रेसिज्म कह देते हैं बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में, कलर भेद जो होता है, रंग भेद जिसको कहते हैं, कलर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, तो वो करते थे। तो उन्होंने देखा कि यार एक फर्स्ट एसी में काला आदमी कैसे आ गया? वहां तो कलर डिस्क्रिमिनेशन था, रेसिज्म था। तो उन्होंने क्या किया, जब गांधी जी वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया, इन बिटवीन एट पीटर मैरिजबर्ग रेलवे स्टेशन, क्या होता है? गांधी जी को उस रेलवे स्टेशन से धक्के मारकर, उस ट्रेन से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। वो दिन कौन सा था? तो 7 जून का वो दिन था, याद रखना। और जैसे गांधी जी को धक्के मारकर निकाला गया, गांधी जी ने कसम खा ली कि अब मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा। तो उन्होंने वहां पर क्या किया? वहां पर स्टे कर गए। वहीं पर उन्होंने सोचा कि मुझे इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। तो देखो, तुम्हारे पास कुछ भी करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि तुम्हारी 100 लोगों की क्लास है, ठीक है, तुमने एक बंदूक पाली और मेरे पास भी एक बंदूक है, मैं तुम पे रूल करता हूँ, जो भी तुम में से फालतू बोलता है मैं उसको गोली मार देता हूँ, फिर सारे शांत हो जाते हैं। एक तरीका ये है कि तुम लोग 4-5 लोगों का ग्रुप बनाओ, मेरे को मारने आओ, मैं 4-5 को मार दूंगा, खत्म। एक तरीका ये है कि तुम में से कोई एक ऐसा बंदा हो जो पूरे के पूरे 100 लोगों को क्या कर दे? एकजुट कर दे, यूनाइट कर दे, और सारे के सारे 100 लोग एक साथ मेरे ऊपर टूट पड़ो, और मेरे पास जो बंदूक है उसमें गोलियां हैं 6, 10, 12 जितनी भी, तो अल्टीमेटली तुम मेरे को क्या कर दोगे? साइड में रख दोगे। यही तो होगा ना। तो बस ये जो काम था ना, ये जो यूनिटी थी, ये किसके द्वारा दी गई थी भारत में? गांधी।
और इसीलिए गांधी को गांधी कहा जाता है बेसिकली। और गांधी जी ने ये काम वहीं से स्टार्ट कर दिया था, और इसीलिए गांधी जी ने वहां पर, मुझे तो एग्जाम से मतलब है, तो गांधी जी ने उसी टाइम पर क्या किया था, वहीं पर नटाल एक जगह पड़ती है, याद रखना, नटाल इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कर दी होती, याद रखना 1894 में। इसीलिए गांधी जी ने वहां पर एक न्यूज़पेपर भी चलाया था, याद रखना, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। एंड इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने कब चलाया था, 1903 में चलाया था। और वहीं पर गांधी जी ने एक आश्रम बनाया था, याद रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका है, फिनिक्स आश्रम, ठीक है। और फिनिक्स आश्रम वाज फाउंडेड इन 1904। और याद रखना, जैसे गांधी जी का इन इंडिया कौन सा आश्रम था, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में साबरमती नदी के ऊपर बना हुआ है। साबरमती आश्रम इनिशियली 1915 में बना था, हालांकि गांधी जी पहले कहीं और रहते थे, 1917 में यहाँ आकर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर उनका साबरमती आश्रम था, वहां पर उनका कौन सा था, फिनिक्स आश्रम था। वहां पर उन्होंने क्या बनाया था, नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई थी, ठीक है, 1894 के अंदर। उसके बाद उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का एक न्यूज़पेपर चलाया, जैसे भारत में उनका न्यूज़पेपर चलता था हरिजन, ठीक है, जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे उनको वो हरिजन कहते थे, भगवान के द्वारा भेजे हुए लोग, यूनाइट करने का काम है बेसिकली, ठीक है। और यहीं पर उनका एक न्यूज़पेपर चलता था, यंग इंडिया, ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना है, यंग इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी, ठीक है, या एडिटेड बाय। और अगर आपसे पूछे न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया बेसिकली एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर था, जो 1917 में पहली बार कांग्रेस की क्या बनाई गई थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई थी ऑफ कांग्रेस। समझ में आ रही बात, तो इन दो चार बातों को याद रखना। तो गांधी जी वहां पर इतनी चीजें कर रहे थे वहां के लोगों के लिए। वहां पर गांधी जी ने डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए नालियां साफ करना शुरू कर दी, लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया कि देखो मैं ब्राह्मण हो गए, सब कर सकता हूं, तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम यूनाइट हो, और यूनाइट होकर उनके अगेंस्ट लड़ो। जब ये गांधी जी वो सब कर रहे थे तो बेसिकली ब्रिटेन वाले घबरा रहे थे, आदमी क्या कर रहा है। तो उससे पहले गांधी जी कई बार जेल जा चुके हैं, लेकिन भारत में आने के बाद, जब उनकी चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद या चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद 1922 में 10 मार्च 1922 को जो जेल जाएंगे वो पहली ऑफिशियल जेल मानी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब गांधी जी कभी इंडिया आते थे, कभी वहां जाते थे, रहते वहीं थे बेसिकली, और उन्होंने अपना पर्पज बना लिया था, मुझे भारत इनको आजाद कराना है। तब याद रखना एक उनके गुरु माने जाते हैं, पॉलिटिकल गुरु, जिनका नाम क्या था आप लोगों को पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बार पूछ लेता है हु इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, तो गोपाल कृष्ण गोखले इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया, गांधी जी भारत आए, और किस दिन गांधी जी भारत आए अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर परमानेंट, तो 9 जनवरी 1915। दैट्स व्हाई 9th ऑफ द जैन को क्या मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, NRI डे बनाते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे बनाया जाता है, सिंपल याद रखना, ठीक है। किस दिन, 9 जनवरी को। और इस हर साल ये प्रोग्राम होता है। इस बार ये प्रोग्राम कहां पर हो रहा है, तो याद रखना भुवनेश्वर। कहां पर हो रहा है, भुवनेश्वर में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। आई थिंक 2-4 बातें आपको पता चल गई होंगी, बाकी हम गांधी जी के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है, ओके। चलो, अगर मैं इतना पढ़ाई है तुम लोगों ने, तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। बताना मुझे कि क्या कभी गांधी जी ने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप की थी क्या, और की थी तो कौन से ईयर में की थी, और कौन सी जगह पर वो सेशन हुआ था जिसमें गांधी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। देखते हैं कौन आंसर करता है। नेक्स्ट है, पहली न्यूज आती है आज की, सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बेंचेस इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश टू सेट बैकलॉग। अब समझना, देखो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स, पहले तो समझना ट्रिब्यूनल्स क्या होती हैं। तो हर डिपार्टमेंट की या हर जो ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एनजीटी हो गया ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हो गया, इनके अपने ट्रिब्यूनल बने होते हैं जिसमें ये अपने केसेस का निपटारा करने के लिए अपने छोटे छोटे कोर्ट बनाकर बैठ जाते हैं। मैं ऐसे समझ सकता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो हमारी जो आर्मड फोर्सेज है उसका पहले से क्या बना हुआ है, सिंपल याद रखना, आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जिसका मेन जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्य हेडक्वार्टर है, वो कहां पर है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है, पहला क्वेश्चन। इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स कहां कहां पर है, तो याद रखना रीजनल हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में, लखनऊ में, कोलकाता में, गुवाहाटी में, चेन्नई में, कोच्चि में, मुंबई में, जबलपुर में, श्रीनगर में, जयपुर में।
अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम अपने केसेस को खत्म करने के लिए, जो तुम्हारे पास बैकलॉग केस हैं उनको खत्म करने के लिए क्या करो, अपनी जो ट्रिब्यूनल बेंच है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी क्या कर लो और बना लो। समझ में आ रही है? सबसे पहले समझना आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस बोले तो आर्मी की बात कर रहा है, पैरामिलिट्री एंड मिलिट्री बेसिकली है ना। हमारी आर्मी कब बनी थी, तो दो बातें याद रखना। आर्मी का फॉर्मेशन वैसे तो 1895 में हो चुका था, 1 अप्रैल, ठीक है। और अगर पूछे सबसे ओल्डेस्ट आर्मी कौन सी है मेरे पास, सबसे पुरानी आर्मी कौन सी है, तो याद रखना कौन सी है, असम राइफल्स। कौन सी है? असम राइफल्स इज द ओल्डेस्ट आर्मी, द फ्रेंड ऑफ द हिल पीपल जिनका लोगो होता है, ठीक है, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, ठीक है, सिंपल याद रखना। आपसे पूछेगा ऐसे ही एयरफोर्स कब बनी थी, तो एयरफोर्स कब बनी थी याद रखना 8 अक्टूबर 1932 को बनी होती है। ऐसे अगर आपसे पूछ ले नेवी कब बनी थी, तो नेवी बनी थी याद रखना 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम रिपब्लिक हो गए थे, ठीक है। तो याद रखना आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया था, 2007 में आया था। इस आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट के बाद, जो कि किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है, इसके बाद क्या बनाए गए थे, आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे, जिसका मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। कई बार अगर आर्मी से कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, चीजों को समझ गए। अच्छा, याद रखना तीनों आर्म्ड फोर्सेस का जो चीफ होता है, जो हेड होता है, वो कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 53 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। अब देखो आर्मी एक्ट कब आया था, 1950, नेवी एक्ट 1957, एयरफोर्स एक्ट 1950, एक्ट की बात कर रहा हूं, फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। अब देखो ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, तो सिंपल समझना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से लिख लेना, आर्टिकल 323 का ए, आर्टिकल 323 का बी। बेसिकली 323 में क्या है, इट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स फॉर द पब्लिक सर्विस डिस्प्यूट। अगर पब्लिक सर्विस के डिस्प्यूट है तो आपको आर्टिकल 323 के अंडर क्या मिल जाएगा, पार्लियामेंट ही इसको क्या कर सकती है, एस्टेब्लिश कर सकती है, ट्रिब्यूनल्स बन जाएंगे। जैसे इसके अंदर सेंट्रल ट्रिब्यूनल बन सकते हैं या फिर स्टेट ट्रिब्यूनल बन सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स और ये सब, ठीक है। और फिर क्या है, आर्टिकल 323 के बी में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि अदर मैटर्स के लिए भी बन सकता है, जैसे टैक्स के लिए हो गया, ठीक है, इसमें पार्लियामेंट भी कर सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकती है, इसमें सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 323 का ए ओनली पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश द ट्रिब्यूनल्स, और इसमें कह सकता हूं कि अंडर आर्टिकल 323 का बी only not only parliament but as well as state legislature also can form the tribunal। सिंपल सा याद रखना, समझ में आ रही है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। कब से बने थे, तो टू इंप्लीमेंट द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इंडिया एस्टेब्लिश द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ द कैट एंड सेट, ये कैट और ये सेट, ठीक है। सिंपल सी 2 बातें याद रखना, किस लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, जैसे आर्म्ड फोर्सेज के बने होते हैं, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। कौन कौन सा आर्टिकल है, 323 का ए एंड 323 का बी, ठीक है, जो कि कब बनाए गए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल जो है हमारा 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजमेंट किए गए थे, इतने चेंजमेंट किए गए थे, एक छोटी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब भी बनाई जा सकती है, ठीक है, दैट्स वाई याद रखना। कई बार पूछ लेता है विच अमेंडमेंट इज या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 2-4 बातें याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, और ये कैसी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कंप्लीटली जुडिशियल नहीं है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट, लैंडस्लाइड्स, डैम्स, थ्रेट looms in उत्तराखंड, अलकनंदा रिवर, चमोली डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड एज मोस्ट वल्नरेबल, ठीक है। ये न्यूज आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मिल जाएगी, ठीक है। हो क्या रहा है समझना, देखो मैंने कहा कोई नदी बह रही थी, ठीक है, नदी बह रही है,
और मैंने इस नदी के फ्लो के बीच में क्या बना दिया, डैम बना दिया, और इस डैम में मैंने यहाँ पानी इकट्ठा कर लिया, और जब मैंने पानी इकट्ठा कर लिया तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो जब बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया तो ये क्या बन गई, आर्टिफिशियल लेक बन गई। तो याद रखना, आर्टिफिशियल लेक किसको कहा जाता है, तो जो मैन मेड डैम होते हैं ना, क्योंकि डैम तो मैन मेड ही हो सकते हैं, जबरदस्ती रोकना पानी को, तो डैम्स आर ऑल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल लेक, और आर्टिफिशियल लेक इज नोन एज द डैम। सिंपल एक बात है, जबरदस्ती पानी रोक दिया। नेचुरल लेक होती तो पानी भरा रहता है, जैसे डल लेक, वुलर लेक, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं यहां से इस डैम से पानी नीचे कुदाता हूं, नीचे टरबाइन लगा रखे और टरबाइन से मैं हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूं या हाइड्रो पावर बनाता हूं। सिंपल, मैं इस पानी से कैनाल निकाल देता हूं, नहर निकाल देता हूं और इससे सिंचाई करता हूं। मैं इस पानी के अंदर बहुत सारी फिश प्रोडक्शन करता हूं, वहां से पैसा कमाता हूं। तो मल्टीपल, मैं यहाँ पर इस पानी के अंदर तुम लोगों को नाव में बैठा के घुमाऊंगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टूरिज्म को अट्रैक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ से पैसे तो 1000 तरीके से कमा सकता हूं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये रिवर जो होती है ना, इसके अंदर अगर मान लो बहुत ज्यादा पानी आने लग जाए, पता ही नहीं चले कहां से इतना ज्यादा पानी आ रहा है, और गलती से ये डैम टूट जाए अगर, तो ये डैम टूट जाएगा तो पूरा का पूरा आगे वाला रीजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये डैम टूटा तो पूरा पानी इधर ही जाएगा, उधर कोई अगर प्लेन एरिया होगा तो बर्बाद हो जाएगा। बस इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए समझना हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि बेसिकली एक रिवर है जिसका नाम क्या है, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा कहां से निकलती है, तो याद रखना, सतोपंथ और भागीरथी खड़क नाम के 2 ग्लेशियर हैं। इन ग्लेशियर्स के पानी के पिघलने से जो पानी आता है, इनसे क्या निकलती है, वो बर्फ जो नदी है वो बन के निकलती है, ठीक है। कौन से रीजन में, तो उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में। सिंपल सी बात, आपने पढ़ा होगा, जोशीमठ का रीजन है, बीच में काफी न्यूज में था, ये भी वही है, ठीक है। सिखों का एक हेमकुंड साहिब, वो मंदिर भी वहीं बना हुआ है, गुरुद्वारा, ठीक है। बद्रीनाथ आपने टेम्पल का नाम सुना होगा, वो भी वहीं बना हुआ है। कितने लंबी रिवर है ये, तो आपकी अलकनंदा लगभग 190 किलोमीटर की रिवर बनी हुई है, ठीक है। अब समझना मुद्दा क्या है। देखो मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, हुआ क्या, ठीक है। ये जो भागीरथी रिवर है ना, इस भागीरथी रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी डैम, ठीक है। आप इससे बिल्कुल समझ जाओगे। और टिहरी डैम जो है हमारे इंडिया का हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है, जिसकी हाइट लगभग 260.5 मीटर, 260.5 मीटर, सबसे हाईएस्ट डैम है। दूसरा सेकंड हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो याद रखना, भाखड़ा नांगल, जो कि सतलुज पर था, ठीक है, या है। ये पहले 226 मीटर के साथ हाईएस्ट हुआ करता था। नाउ इट इज सेकंड मोस्ट या सेकंड हाईएस्ट डैम है, और ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लो ये डैम बना हुआ था, ठीक है, टिहरी डैम सबसे ऊंचा है तो पानी बहुत होगा, बहुत सारा पानी था। हुआ क्या, 2015-16 में अर्थक्वेक आता है, ठीक है। और वो अर्थक्वेक कितना खतरनाक आता है कि उस अर्थक्वेक से आपके जो नेपाल है, उस नेपाल के अंदर भयंकर तरीके से क्या आता है, नुकसान होता है, हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। हुआ क्यों, क्योंकि हमारी चाइनीज और इंडियन जो प्लेट है वो आपस में सबमर्ज्ड है, और ये डैम बिल्कुल उन प्लेट के ऊपर बना दिया तुमने, भागीरथी रिवर के ऊपर उत्तराखंड में। तो जब पानी ऊपर बना तो जरूरी थोड़ी अर्थक्वेक इंटरनल फोर्सेस की वजह से आता है, अर्थक्वेक एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से भी आता है। अगर मैं कहूं कि नीचे 2 प्लेटें, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी आई थिंक सब जानते होंगे, ज्योग्राफी में पढ़ाया है मैंने। अब जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे टिकी हुई है प्लेटें, और ऊपर तुमने बहुत सारा डैम बना के पानी इकट्ठा कर दिया, तो नीचे की प्लेटें खिसक जाएंगी। जब प्लेटें खिसकेंगी तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आएगा, तो अर्थक्वेक की वजह से बहुत नुकसान हुआ। तब दिल्ली सरकार को पता चला, या सुप्रीम कोर्ट को पता चला 1-1.5 साल बाद, कि वो अर्थक्वेक आने का रीजन क्या था, वो अर्थक्वेक आने का रीजन था भारत, टिहरी डैम। तब उन्होंने क्या कहा, उसके पानी को कम करवाया गया, अब उसका पानी कम करवा दिया गया, क्योंकि अगर गलती से डैम टूटा तो पूरी दिल्ली बह जाएगी, कुछ नहीं बचेगा दिल्ली में, आधे हरियाणा में चले जाएंगे, आधे पंजाब आपके राजस्थान में शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब सब बह जाएगा बेसिकली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसका पानी कम करवाया गया। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आपकी बेसिकली बात हो रही है अलकनंदा रिवर, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि हिमालयन रीजन्स में बेसिकली क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल क्या होते हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं। और ऐसे अर्थक्वेक कहां कहां आते हैं, कहां कहां उनका नुकसान हो सकता है, कैसे लाइफ बचाई जा सकती है, इसी पर्पज के लिए नासा और इसरो ने मिलकर अपना एक मिशन भी लॉन्च किया है। आई थिंक अगर आप लोग अच्छे से हर चीज पढ़ते होंगे तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। बताओ कौन सा मिशन है जिसको उन्होंने लॉन्च किया है? निसार। निसार इसी पर्पज के लिए तो बनाया गया है, अर्थ की अच्छे से मैपिंग करनी है, कहां कहां अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, कहां कहां पर
सुनामी ज्यादा आ सकती है ना, वो चीजें फाइंड आउट करना और ह्यूमन लाइफ को या जितना भी नुकसान होता है उसको बचाना। समझ में आ रही है? तो ये किसकी बात कर रहा है, कौन सी रिवर की बात कर रहा है? तो सिंपल याद रखना अलकनंदा। अब आप कहोगे सर ये अलकनंदा रिवर तो ठीक है, हम बार बार सुनते रहते हैं, अलकनंदा रिवर है क्या बेसिकली? तो आप लोगों ने सुना होगा पंचप्रयाग, सुना है? तो पंचप्रयाग में होता क्या है समझना। सबसे पहले देखो ध्यान से समझना, लिख लेना, कई बार आ जाता है। बद्रीनाथ से एक नदी आती है जिसको हम क्या कहते हैं, धौली गंगा। और इस धौली गंगा में इधर से एक रिवर आकर मिलती है, ये वाली रिवर देखना, ये वाली रिवर क्या है, विष्णु गंगा। बिल्कुल ध्यान से समझना, विष्णु गंगा। चलो मैं यहां से लिख देता हूं, एक रिवर आई है जिसका नाम है धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा, ठीक है। और इस रिवर के अंदर यहां से एक रिवर आकर मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, विष्णु गंगा, ठीक है। जैसे थोड़ा आगे चलती है तो इसके अंदर एक और रिवर आकर मिल जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, नंदाकिनी। क्या कहा जाता है उसको, नंदाकिनी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो इसमें एक रिवर और मिल जाती है आकर जिसे हम क्या कहते हैं, पिंडर, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे चलोगे तो यहां से एक रिवर आकर मिलती है इसमें जिसको क्या कहा जाता है, मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है। और उससे थोड़ा सा आगे चलोगे तो एक रिवर आकर मिलती है इसमें जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे हम कहते हैं भागीरथी। क्या कहा जाता है, भागीरथी, ठीक है। अब समझना, जहां धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं, ये नदी बन जाती है अलकनंदा। क्या बन जाती है, अलकनंदा, ठीक है। और जहां ये मिलते हैं विष्णु गंगा और धौली गंगा, इसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। पंचप्रयाग बुढ़ापे में जाओगे ना घूमने, ठीक है, तो पहला कौन सा है, पंचप्रयाग में विष्णु प्रयाग। देन जहां नंदाकिनी मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है नंद प्रयाग। क्या कहते हैं इसे, नंद प्रयाग। और जहां पिंडर मिलती है उसे कहा जाता है, याद रखना, कर्ण प्रयाग, ठीक है। और जहां पर मंदाकिनी में आकर मिलती है उसे क्या कहा जाता है, देव प्रयाग, सॉरी रुद्र प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग। और जहां पर भागीरथी आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है, याद रखना, देव प्रयाग। इन सबका राजा देव प्रयाग, ठीक है। और फिर ये नदी यहां से बन के निकल जाती है, इसे हम कहते हैं गंगा। बहुत ध्यान से समझना, हालांकि मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं इंडियन ज्योग्राफी में, ये रिवर सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले धौली गंगा, विष्णु गंगा मिलकर अलकनंदा बन गई। ये यहां भी अलकनंदा के नाम से जानी जाती है, यहां भी अलकनंदा, यहां भी अलकनंदा, यहां भी अलकनंदा। तो याद रखना, अलकनंदा भागीरथी में मिलती है तो देवप्रयाग बनता है, अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है, अलकनंदा पिंडर में मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है, अलकनंदा नंदाकिनी में मिलती है तो नंदप्रयाग बनता है। और याद रखना, धौली गंगा जब विष्णु गंगा में मिलती है तब अलकनंदा बनती है और उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। समझ गए? अब जस्ट यहां से एक नदी आ रही होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है यमुना, है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है यमुना, ठीक है। ये यहां से धौली गंगा आ रही है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे यहां पर मिली तो ये हो गया देवप्रयाग और यहां पर ये बन गई गंगा। तो याद रखना, गंगा का फॉर्मेशन कब होता है, जब अलकनंदा में मर्ज होती है कौन, भागीरथी। तो भागीरथी प्लस अलकनंदा दोनों मर्ज होने के बाद गंगा बनाती है, ध्यान रखना, उससे पहले उसे गंगा नहीं कहते हैं। और जब गंगा के अंदर यमुना मिलती है तो यमुना कहाँ मिलती है, उसमें आपको पता होगा इलाहाबाद, जिसका नाम क्या कर दिया गया, प्रयागराज। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रयागराज। बात समझ में आ रही है? तो ये है प्रयागराज, यानी कि इन पांचों प्रयागों का क्या बना दिया, इसको राजा बना दिया। सिंपल याद रखना, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, प्रयागराज। कहाँ कौन कौन मिल रहा है इसमें, इधर से यमुना मिल रही है, इधर से कौन मिल रहा है, तो फिर से समझ लो एक बार, धौली गंगा विष्णु गंगा मिलकर क्या बन गया, तो इसका नाम हो गया अलकनंदा, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी, नंदाकिनी, देन पिंडर, देन इसके बाद इधर मंदाकिनी, देन इसके बाद भागीरथी, और लास्ट में ये दोनों मिलकर क्या बन जाती हैं, गंगा बन जाती है। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। तो अभी क्या मैटर है समझ गए, क्योंकि एक बार पहले हो चुका है कहां पे, टिहरी डैम के ऊपर, तो ऐसा ना हो तो ये दोबारा से न्यूज में आ गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Amit Shah launches Bharat Poll. How this portal aims to help probe transnational crimes. देखो आपने सुना होगा CBI, है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलो बताना मुझे कब बना था CBI।
ठीक है, और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, कई बार पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, जो कि 1963 में बना था, चलो ये मैं बता देता हूं, कमेटी बता देना कौन सी कमेटी थी, ठीक है। अब जो सीबीआई है, ये सीबीआई करता क्या है, इन्वेस्टिगेशन काम करता है। आप जानते हो कि सीबीआई की रेड पड़ गई, हो गया वो हो गया। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम, चलो मुझे तो ये बता देना, हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, ये बता देना बस, ठीक है। अब समझना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या बनाया गया है सीबीआई ने। देखो एक बात समझना, आपने एक नाम सुना होगा इंटरपोल। इंटरपोल का नाम सुना है क्या? दुनिया भर के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं कंट्रीज की, उनको मर्ज करके इंटरपोल बनाया गया, ठीक है। भारत में इंटरपोल का एजेंट कौन है, तो सीबीआई इज द काम करती है, वर्क एज द एजेंट ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। अब मैंने कहा कि कोई भारत का क्रिमिनल था और वो भाग गया, इंटरनेशनल लेवल पे भाग गया कहीं, तो सीबीआई पकड़ेगी, इंटरपोल की हेल्प लेगी। तो कहा गया नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम खुद का इंटरपोल बना लेते हैं। तो सिंपल याद रखना, जैसे कि लैंग्वेज पढ़ी होगी, अमित शाह लॉन्चेस भारत पोल, जैसे इंटरपोल है ऐसे भारत पोल बना दिया, और कुछ नहीं ध्यान रखना है। किसने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया। किसने किया, अमित शाह जी ने किया। हाउ दिस पोर्टल एम्स टू हेल्प प्रोब ट्रांसनेशनल क्राइम्स, तो सिंपल समझना, जैसे इंटरपोल काम करता है ना, वैसे ये काम करेगा। जैसे इंटरपोल में क्या होता है, उसके अंदर कलर कोडिंग होती है ना। अगर किसी के लिए नाम का रेड नोटिस है, मतलब वो वांटेड पर्सन है। अगर किसी के नाम का येलो नोटिस है, मतलब वो मिस हो चुका है, मिसिंग पर्सन। ब्लू नोटिस मतलब उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, रिक्वायर्ड है। ठीक है, ब्लैक नोटिस मतलब अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिल चुकी हैं, तो ब्लैक नोटिस आएगा। ग्रीन नोटिस वार्निंग दी जाएगी इंटेलिजेंस के लिए। ऑरेंज नोटिस का मतलब इमिनेंट थ्रेट माना जाता है, ठीक है। पर्पल नोटिस को मोडस ऑपरेंडी कहा जाता है। और इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या है, बेसिकली पार्ट है, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पर क्या बना दिया गया है, भारत पोल, भारत पोल, भारत पोल, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट है PLI स्कीम 1.1 लॉन्च्ड बाय यूनियन स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री HD कुमारस्वामी। तो आपको एक बात समझ में आ गई, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ यूनियन स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, तो श्री HD कुमारस्वामी, ठीक है। समझना हुआ क्या, एक स्कीम है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। बेसिकली कब आई थी, 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका पर्पज क्या था कि जितना भी भारत में प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन को क्या करना है, उस प्रोडक्शन को क्या करना है, बेसिकली बढ़ाना है, ठीक है। और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव लाया गया 2020 में, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री, सिंपल याद रखना, ठीक है। अब है क्या इसमें समझना, इसका पर्पज है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 2029-30 तक का इसका टारगेट बनाया गया है कि हमें क्या करना है, हमें हैवी इंडस्ट्रीज में क्या करना है, अपने आप को बढ़ाना है। देखो जैसे 18,100 करोड़ रुपए किसमें लगाए जाएंगे, बैटरी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए 57,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए 15,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। और जो आपका टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए क्या लगाए जाएंगे, 12,195 करोड़ रुपीज का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो बस सिंपल सा, पहले आई थी 1, अब इसका 1.1, कौन सी मिनिस्ट्री है, किसने लॉन्च किया, क्या काम करती है, बस इतना सा ध्यान रख के छोड़ देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, 6 किल्ड 20 हार्ट इन तिरुपति स्टैम्पेड। देखो आपने देखा होगा कि आजकल स्टैम्पेड की न्यूज बहुत आ रही है ना। अल्लू अर्जुन की मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, पुष्पा ना, उसके अंदर भी एक लेडीज की डेथ हो गई थी, उसको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो होता क्या है, देखो होता ये सिंपल सा कि जब भी पब्लिक गैदरिंग होती है, तो वहां पर जब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं, तो स्टैम्पेड कह देते हैं। सिंपल, दो तरीके से होता है, या तो वो आपको मिलेगा यूनि डायरेक्शनल यानी एक तरफ भागे, या फिर होता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब इधर उधर भागे। तो डेथ ज्यादा टर्बुलेंट में होती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो सरकार रिस्पॉन्सिबल है, कानून व्यवस्था रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, हमें उसमें नहीं जाना है, बस सिंपल याद रखना कि तिरुपति जो बालाजी का मंदिर है, वहां पर भी ऐसा कुछ हुआ और उसमें 6 लोगों की डेथ हो गई, तो न्यूज में आ गया। तो आपसे तिरुपति बालाजी के बारे में आपको 2-4 बातें एटलीस्ट पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल तिरुपति जो बालाजी का मंदिर है, ठीक है, वहां पर क्या फेमस है, लड्डू। आपने देखा होगा उस लड्डू को क्या मिला हुआ है, GI टैग। अच्छा, इस लड्डू के अंदर कुछ दिन पहले एक बात उठी थी ना कि इसके अंदर क्या पाया जाता है,
तो बीफ वगैरह थे ना, तो उस वाले मैटर को भी हमने देखा था। ठीक है, तो सिंपल याद रखना इसके लड्डू को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। जीआई टैग का एक्ट कब आया था, सिंपल याद रखना 1999 में पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, तो याद रखना दार्जिलिंग टी को दिया गया था। ठीक है, और जीआई टैग जो है वो कितने सालों के लिए मिलता है इनिशियली, तो टेन्योर कितना होता है इसमें, तो टेन्योर होता है, ध्यान रखना 10 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का, ज्योग्राफी का एक प्रोडक्ट फेमस कर दिया जाता है ताकि वहां की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, सिंपल। ठीक है, अच्छा ये मंदिर कब बना था, तो 300 AD में बना था। ठीक है, इसका जो सबसे मेन पार्ट है जहां पर भगवान की मूर्ति रखी हुई है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, सैंक्टम सैंक्टोरियम कहते हैं, जिसको पहले महाद्वारम कहा जाता था, आजकल उसको सैंक्टम सैंक्टोरम कहा जाता है। याद रखना फैक्चुअल डाटा। ठीक है, कौन सी जगह पर है, तो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और किस भगवान की पूजा की जाती है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा, जो कि हमारे लॉर्ड विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो बेसिकली किसका मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, फिर दोबारा कुछ डिसीजन आएंगे तो हम पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि जो रिलीजन है, ठीक है, जो आपके रिलीजियस एंडोमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इसके ऊपर किसका राइट होता है, तो देखो सिंपल समझना, हमारे यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट का एक पोर्शन आता है हमारी पॉलिटी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने सभी ने पढ़ा होगा। और टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं, पहले 7 थे, एक कम हो गया, अब 6 हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया, अब जानते हैं। इसमें एक आता है राइट फॉर द रिलीजियस, है ना, रिलीजन के लिए हमारा फंडामेंटल राइट बना हुआ आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम जिसको कहा जाता है। तो एक बात बताओ, इन मंदिरों को संभालना, ठीक है, इन मंदिरों को, प्रॉपर्टी को मैनेज करना किस में आता है, तो याद रखना रिलीजियस एंडोमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर बेसिकली लिस्टेड अंडर, किस में लिस्टेड है, देखो आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे, है ना, कितने सब्जेक्ट हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सब्जेक्ट हैं। एक है यूनियन लिस्ट, ठीक है, जिसके ऊपर सिर्फ यूनियन का राइट है, जैसे डिफेंस वगैरह। एक होता है स्टेट लिस्ट, आपने पढ़ा होगा, जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है, चेंजमेंट कर सकती है, बाकी कोई नहीं करेगा, जैसे पुलिस वगैरह। एक होता है कॉन्करेंट, तो जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, याद रखना ये जो सब्जेक्ट है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट कौन से आर्टिकल में है या कौन से उसमें लिखा हुआ है इसके बारे में, शेड्यूल्स के बारे में, तो याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल नंबर कौन सा है, 7वां शेड्यूल में लिखा है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट। और कितने टाइप के हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन में सिर्फ यूनियन उसके अंदर चेंज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट में दोनों। जैसे दोनों के अंदर मैं लिख सकता हूं आपका हेल्थ आ गया, ठीक है, दोनों के अंदर मैं लिख सकता हूं एजुकेशन। एजुकेशन किसका पार्ट है, तो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। तमिलनाडु डिमांड कर रहा है कि इसको किस में जोड़ दिया जाए, तो वापस से स्टेट में जोड़ दिया जाए, क्योंकि पहले स्टेट का सब्जेक्ट था। ठीक है, तो याद रखना रिलीजियस एंडोमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस किसके अंदर आता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, यानी कि दोनों के ही उसमें इंटरफेरेंस करने का काम है। ठीक है, दोनों ही उसको मैनेज कर सकते हैं, कहने का मतलब समझ गए। ओके चलते हैं नेक्स्ट, रिवर इंटरलिंकिंग द फॉन्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिजास्टर। देखो अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक न्यूज पढ़ी होगी कि केन और बेतवा को क्या किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। बेसिकली उनको क्या क्यों किया जा रहा था, क्योंकि वो रेन शैडो जोन में आता है ना। देखो होता क्या है, मैंने आपसे बताया था कि रेन शैडो जोन क्या होता है, कि मान लो ये पहाड़ था, ठीक है, यहां पर बादल आए और बादलों ने यहां बारिश कर दी, यहां तक बादल नहीं पहुंच पाए, तो यहां जो इलाका था वो बेचारे में बारिश नहीं हुई, वो सूखा रह गया, तो इसको कह दिया रेन शैडो जोन। ठीक है, और भारत में ऐसे बहुत सारे रेन शैडो जोन है जहां बारिश नहीं होती है। उन्हीं में से एक कौन सा है, तो बुंदेलखंड। आई थिंक मैं पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है, 2-3 बार, बुंदेलखंड, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर भी बारिश नहीं होती, तो यहाँ की जमीन क्या हो जाती है, सूखी रह जाती है, तो यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, क्रॉप वगैरह लगती नहीं है। तो सरकार ने सोचा क्या करते हैं, दोनों रिवर को जोड़ देते हैं। कैसे समझना, देखो मैंने कहा एक नदी बह रही है जिसका नाम है यमुना। ठीक है, यमुना, इस यमुना में एक नदी यहाँ से आकर मिलती है, कि यहाँ से आकर मिलती है, इसका नाम है, याद रखना, बेतवा, और इसका नाम है केन। ठीक है, ये एमपी से आती है, ये भी एमपी से आती है, ध्यान रखना। अब हम इन्होंने क्या किया, यहां पर वो रीजन था बुंदेलखंड जहां बारिश नहीं हो पाती, तो जो कि रेन शैडो जोन में आता है, वहां के लोगों के पास एग्रीकल्चर करने का कोई साधन ही नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस केन को इस बेतवा में मिला दिया जाए।
और इसको बनाने में लगभग उन्होंने कहा 48,000 करोड़ रुपए लगेंगे। मोदी जी ने कुछ दिन पहले इनॉग्रेशन वगैरह भी किए थे। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है याद रखना यूपी प्लस एमपी दोनों को मिलाकर किया गया है। इंडिया का पहला नेशनल रिवर प्रोजेक्ट है, तो इसमें 90% 10 रेशियो का क्या रहेगा, शेयर रहेगा, 90 सेंटर का और 10% स्टेट का, और दोनों स्टेट में 5-5% यूपी और एमपी में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, इन दोनों को मिला देंगे, यहाँ पर नहर खोद देंगे, यहाँ पर तालाब और नहर जो सबको मर्ज कर देंगे, तो पानी इधर इधर आ जाएगा, तो आसपास के लोग भी क्या कर पाएंगे, खेती कर पाएंगे, नहर चल जाएंगी। ठीक है, ये क्या है बेसिकली केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि इससे नुकसान बहुत हो जाएगा, जिसके बारे में डिस्कस कर रहा है। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं एक बार पहले, आपने पढ़ा भी होगा। तो नुकसान क्या होगा कि यहाँ पर बीच में जब यहाँ पर देखोगे तो ये एमपी से भी पास हो रहा है और यूपी से भी, तो वहां पर बहुत सारे नेशनल पार्क वहां पर आ रहे हैं, वहां पर वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, बहुत सारे जंगल काटे जाएंगे, फॉरेस्ट को नुकसान होगा, एनवायरमेंट पे बहुत भयंकर क्या पड़ने वाला है, इंपैक्ट पड़ने वाला है। यही इसमें डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और अगर बात एनवायरनमेंट की हो रही है तो सिंपल याद रखना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, जो कि इसके अंदर इसने डिस्कस किया है, तो कब आया था 1986 में। ठीक है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स है, अगर मैं पॉलिटी में जाना चाहूं तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लिव, लेकिन कैसे जीने का अधिकार है, जब मुझे अच्छी हवा मिलेगी तो पेड़ तो होने चाहिए ना, आर्टिकल 21 में भी आ गया। ठीक है, आर्टिकल 48 का ए में भी लिखा है, स्टेट विल मेक प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट या फॉर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए स्टेट काम करेगा। तो ये 2-4 बातें भी याद रखना। मेरी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि मुझे क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो आर्टिकल 51 के ए में भी ये बातें लिखी हुई हैं। समझ में आ रही बात? 2-4 बातें याद रखना। केन बेतवा लिंक एक बार पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो नदियों को जोड़ने का प्रोग्राम है ये किसने स्टार्ट किया होगा सबसे पहले? तो नदियों को जोड़ने का जो प्रोग्राम था जिससे कि एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सकेगा, उसका काम करने वाले पहले पर्सन कौन थे? सर आर्थर कॉटन। नाम याद रखना, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछ सकता है ऐसी चीजें। सर आर्थर कॉटन ने लगभग आज से 130-140 साल पहले ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर बेसिन ट्रांसफर को शुरू किया था। इसमें इन्होंने गोदावरी और कृष्णा रिवर को उनको जोड़ने का काम किया था। सिंपल याद रखना, ठीक है। और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी कब बनी थी? 1982, जो कि क्या करती है, इन सारी चीजों को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। पढ़ चुके हैं पहले हम इसके बारे में। केन रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां जाती है, कौन कौन सी जगह उसके ऊपर आती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें याद रखना। हो सकता है कि आपसे पूछ ले, ठीक है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं, ठीक है, बेतवा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो सिंपल सा याद रखना। जैसे इसकी ट्रिब्यूटरी है नेवान रिवर और धासन, ठीक है, तो 4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। द राइट टू फूड एंड द स्ट्रगल विद द पीडियस। देखो है क्या, समझना। राइट टू फूड, बताओ राइट टू फूड मेरे कौन से आर्टिकल में आता है? अगर मैं कहता हूं आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लिव, जीने का अधिकार, ठीक है, लेकिन मुझे कैसे जीने का अधिकार है, तो याद रखना विद डिग्निटी। डिग्निटी से जीने का अधिकार है, और डिग्निटी से मैं तब जी पाऊंगा जब मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे खाना मिलेगा, तो खाना होना चाहिए। तो कहा गया कि जो गरीब आदमी को खाना ही नहीं मिलेगा तो बेचारा डिग्निटी से कैसे जी पाएगा, तो उसे खाना देना बहुत जरूरी है। तो याद रखना एक एक्ट आया था जिसको नाम दिया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एंड दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड इन 2013, और ये मनमोहन सिंह जी के सरकार के टाइम की बातें हैं, और मनमोहन सिंह की कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेसिकली जो 2013 में आया था, याद रखना, इसमें 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर किया गया था एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर किया गया था। इसमें था क्या बेसिकली, अच्छा एक बात और समझना, इंटरनेशनल लेवल पर कौन है जो फूड को मैनेज करता है, तो याद रखना FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका एफर्ट है टू डिफीट हंगर एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, पुअर्टी को खत्म करने के लिए, हंगर को खत्म करने के लिए FAO कब बना था, तो याद रखना 16 अक्टूबर 1945। वेयर इज द हेडक्वार्टर, तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसकी थीम क्या है, लेट देयर बी ब्रेड, यानी कि सबके पास खाना होना चाहिए। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कौन सा एक्ट आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, जिसमें क्या कहा गया था, जिसमें सिंपल सा ये कहा गया था, समझना
दो तरीके थे उसमें, देखो 35 किलो फूड ग्रेन्स मंथली फ्री दिए जाते थे एक फैमिली को, ठीक है। दूसरा था प्रायोरिटी हाउस होल्ड। इसमें क्या था, प्रायोरिटी हाउस होल्ड में हर मेंबर को 5 किलो क्या दिया जाता था, गेहूं दिया जाता था, ठीक है। राइस मिलते थे 3 रुपए किलो, गेहूं मिलता था 2 रुपए किलो, ठीक है। और कोर्स ग्रेन दिए जाते थे 1 रुपए पर किलो के हिसाब से। फिर क्या हुआ 2020 में कोरोना आ गया। जब कोरोना आ गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। हमें गरीबों का कल्याण करना है। एंड इन दिस गरीब कल्याण अन्न योजना कब आई थी, 2020 में, ठीक है। कोविड-19 आप जानते हो। इसमें क्या था, सभी को 5 किलो फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ क्या दिए गए थे, फ्री दिए गए थे। और उनको भी फ्री दिए गए थे जो एनएफएसए में इंक्लूडेड थे। बाद में क्या हुआ, इस एनएफएसए को किससे मर्ज कर दिया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मर्ज कर दिया गया। आज के दिन दोनों को मिक्स करके फ्री खाना दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा 80 करोड़ लोगों को, भारतीयों को 2029 तक क्या दिया जाएगा, फ्री खाना दिया जाएगा। ये स्कीम आई थी कब, जब इलेक्शन हुए थे इस बार हमारे लोकसभा के, समझ गए। तो ये उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब न्यूज क्या है समझना, न्यूज को समझने की कोशिश करना कि मैटर क्या है। पूरा मैटर ये है कि राइट टू फूड तुमने दे दिया कि सभी को खाना मिले, ठीक है, लेकिन मिलता नहीं है। आपने देखा होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं, पीडीएस जिनको कहा जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले अच्छे से ईमानदारी से काम करते ही नहीं है। इसमें बहुत बड़ा लैक है हमारा। जैसे मान लो कोई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारे घर में शादी है और तुमने उससे कह दिया यार चीनी लगेगी 3 क्विंटल, 3 बोरे चीनी का लगेंगे। वो कहेगा क्या फर्क पड़ता है, मैं दे दूंगा ना। तो मतलब आपने देखा होगा हर महीने राशन मिलना चाहिए, हर महीने राशन कहीं नहीं मिलता, बीच में 1-2 महीने गलती मार जाते हैं वो। और वो गलती किसकी, सरकार की गलती नहीं, ऊपर से तो आता है, लेकिन बीच में जो करप्शन होता है उसकी बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो राइट टू फूड इज योर फंडामेंटल राइट, याद रखना। आर्टिकल 21 विद डिग्निटी, डिग्निटी से जीने के लिए मुझे खाना मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो 21 में इंक्लूडेड है, लेकिन वो मिलता नहीं है। किसकी गलती की वजह से, पीडीएस की वजह से। तो उसी आर्टिकल को इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ और कुछ भी इसमें नहीं है। बात समझ में आ रही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, ठीक है। 2-4 बात समझोगे। जैसे आपने एक नाम सुना होगा राशन कार्ड, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, पहले हमारे यहाँ राशन कार्ड ही चलते थे पूरे इंडिया में, ठीक है। और राशन कार्ड से पहचान होती थी कि मदर का नेम क्या है, फादर का नेम क्या है, कौन सा गांव है, हर जगह राशन कार्ड लगाया जाता था। उसके अंदर जितना डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो दिया जाता था। लेकिन अब वो सब खत्म कर दिया गया, आधार कार्ड पे चले गए, वो बाद की बातें हैं। बात समझ में आ रही है। तो क्या है फूड सिक्योरिटी, क्या चल रहा है मैटर, क्या नहीं है, थोड़ा सा याद रखना। कौन कौन सी स्कीम्स अभी तक आ चुकी हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट्स आर डिस्करेजिंग द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। देखो सिंपल याद रखना, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट। आरटीआई कब आया था, 2005 में, ठीक है। क्या था आरटीआई के अंदर, तो सिंपल सा आप किसी के बारे में चाहो इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। कितने मेंबर होते हैं, 10+1, टोटल 11 मेंबर होते हैं इसके अंदर। क्या इसका कोई आर्टिकल है, तो कोई आर्टिकल नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। इसका आज के दिन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, तो याद रखना पहला कौन था, पहला इसका था वजाहत हबीब उल्लाह। और आज के दिन कौन है, तो आज के दिन कौन है, तो याद रखना हीरालाल सामरिया, ठीक है। हीरालाल सामरिया इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। काम क्या करता है, जिसके बारे में जो इंफॉर्मेशन चाहो मिल जाएगी। अगर आप बीपीएल में हो मेरी तरह तो आप लोगों को 0 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप लोग एपीएल में हो, अबव पॉवर्टी लेवल, तो आपके 10 रुपए लगेंगे, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी विद इन 30 डेज आपको मिल जाएगी। अगर थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन है तो 40 दिन में मिलेगी, 10 दिन एक्स्ट्रा। और अगर किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो 48 आवर्स में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये उसकी बेसिक कंडीशंस है, ठीक है। अब जिसके बारे में जो चाहो पूछ सकते हो। जैसे सरपंच है, सरपंच के बारे में तुम्हें जानना है कि इसने सड़क बनाई थी कि नहीं बनाई थी, तुमने पूछा, पता चले, ठीक है। और याद रखना ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में तो राइट टू प्राइवेसी के अंडर आ जाएगा। मान लो मैंने सरपंच के बारे में पूछा और उस बंदे ने बता दिया सरपंच को फोन करके कि तुम्हारे गांव का कोई बंदा ऐसे ऐसे पूछना चाह रहा था कि तुम्हें कितने पैसे मिले थे सरकार की तरफ से, तो हो सकता है कि मैं शाम को अपने घर ही ना पहुंचूं, रास्ते में ही मैं निपटा दिया जाऊं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार थे जिनको यूपी के अंदर या कहां पर वो जो रोड का उन्होंने बता दिया था, उनको मारकर टंकी में मार दिया गया था। तो ऐसा ना हो, इसके लिए राइट टू प्राइवेसी भी आता है। मैं अगर इंफॉर्मेशन मांगूंगा
तो ये बात कि मैंने तुम्हारे डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है रिगार्डिंग थर्ड पर्सन, ये आप उसको नहीं बताओगे। ये हमारी प्राइवेट बात होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसको राइट टू प्राइवेसी में भी रखा गया, ध्यान रखना, ठीक है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानने का अधिकार, राइट टू नो आर्टिकल 19 कहता है। राइट टू नो तो आर्टिकल 19 में भी है, आर्टिकल 21 में भी है, दोनों बातें ध्यान रखना। समझ में आ रही है? अब इसका मतलब ये नहीं तुम जिसके बारे में जो चाहोगे पूछ लोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होनी चाहिए, तुम्हारे जानने लायक बातें होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन मैंने बता दी है, पहला चेयरमैन कौन था, अभी कौन है, उसके बारे में आपने समझ लिया है, ठीक है। अब मुद्दा क्या है समझना कि सरकार जो है ना वो नहीं चाहती राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज हो। क्यों? क्योंकि अभी भी सरकार के अंदर 23,000 से ज्यादा अपील पेंडिंग पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन सरकार के गले का फंदा भी बन चुका है, क्योंकि उससे क्या होते हैं, बहुत सारे स्कैम भी क्या हो जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। समझ गए? तो 2-4 बेसिक बातें याद रखना, ठीक है। समझ गए? चले। हाउ द UAPA ए ड्रैकोनियन लॉ इज रैकिंग लाइव्स। देखो बहुत अच्छी न्यूज है वैसे देखी जाए तो। हुआ क्या समझना, आपने एक एक्ट पढ़ा होगा UAPA, है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एंड दिस UAPA वाज पास्ड इन 1967। इसके अंदर क्या था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या हमारे देश की सोवरेनिटी को, हमारे देश की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, इसके अंडर में बैन कर देंगे, खत्म। जैसे 2004 में लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को हमने बैन कर दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ, इस अनलॉफुल एसोसिएशन उसको मान लिया जाएगा। इस UAPA में 2019 में चेंजमेंट हुआ और इस चेंजमेंट में कर दिया कि इंडिविजुअल्स कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन द UAPA एंड उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, इंडिविजुअल है तो। अब समझना इसका होता है मिसयूज। इसमें चार्जशीट का मिनिमम डेज होते हैं 180 दिन में आप चार्जशीट डाल सकते हो, ठीक है। पनिशमेंट इसमें जेल भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है, ठीक है। और हाई कोर्ट का जज जो है वो उसकी सुनवाई करता है मिनिमम, ये भी याद रखना, ठीक है। अब मैंने कहा इसका मिसयूज हो रहा है, इसीलिए इसने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है कि रैकिंग लाइव्स। मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरी सरकार है, ठीक है। कोई बंदा है स्टेट में, वो मेरे बहुत अगेंस्ट में है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं उस बंदे के ऊपर UAPA लगा दूंगा कि वो मेरे देश की इंटीग्रिटी को, मेरे देश की सोवरेनिटी को, मेरे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, वो टेररिस्ट है, उसको उठाकर जेल में डाल दूंगा। हालांकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा कम से कम 1000-2000 बार हो चुका है कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि ये UAPA का मिसयूज है, क्योंकि तुम जिस बंदे को अपने काम से करने से रोकना चाहते हो उसे उठाकर जेल में डाल देते हो, 6 महीने बाद कहते हो कोई प्रूफ नहीं मिला, उसको छोड़ देते हो। तो बेसिकली जोक बन के रह गया है कि मेरे से तुम दुखी हो, मुझे उठाकर जेल में डाल दो, फिर 6 महीने बाद मुझे छोड़ दो कि कुछ मिला ही नहीं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, तब तो मिसयूज कर रहे हो बेसिकली। बात समझ में आ रही है? तो यही इसने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, जब आप इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ भी जाओगे। बस बेसिक बातें याद रखना, कब आया था, क्यों आया था, ठीक है, कैसे काम करता है और अभी कैसे इसका मिसयूज किया जा रहा है, 2-4 बातें जस्ट याद रखना। फिर दोबारा से आएगा तो हम इसको पढ़ लेंगे, काफी बार ये न्यूज में आता ही रहता है। कभी जम्मू कश्मीर के किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, कभी किसी को, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। As ISRO चीफ वी नारायणा विल हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग। आपको पता होगा इसरो जो है हमारा कब बना था, 15 अगस्त 1969। इसके पहले चेयरमैन कौन थे, तो आप सभी जानते हो, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहते हैं। और अभी क्या हो गया है कि नए इसरो के चीफ बन गए, क्या नाम है उनका, तो वी नारायण। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी मिशन आएंगे हम वो पढ़ते रहेंगे बाद में। गोल्ड गुगली बैम्बूजल्स इंपोर्ट डाटा। देखो हुआ क्या है, एक काउंसिल है, याद रखना, सिंपल 1 लाइनर का क्वेश्चन है वैसे तो। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987। हेडक्वार्टर इसका लंदन में बना हुआ है। इसका काम यह है कि दुनिया भर में जितना भी गोल्ड आया, उस गोल्ड का कितना किसके पास गोल्ड है, ये सारा मैनेज रखना, बस हिसाब किताब रखना, ठीक है। इसमें 33 मेंबर हैं। ये 33 मेंबर 75% ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड का कंजप्शन करते हैं, ठीक है। इसने एक रिपोर्ट दी है कि इस साल में पूरी दुनिया में 53 टन गोल्ड का क्या हुआ, एड ऑन हुआ, लेकिन भारत ने सिर्फ 8 टन का ही गोल्ड क्या किया, एड ऑन किया, बस इसने बताया। तो ये जस्ट न्यूज में आ गया। तो सिंपल 1 लाइनर में याद रखना, व्हाट इज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, क्या काम करती है, कब बनी थी, कब नहीं बनी थी, 2-4 बातें देख के छोड़ देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से।